नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यदि हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो यहां पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अधिगम से संबंधित आपको 250 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। हर पार्ट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। टोटल यहां पर 200 प्रश्न अभी तक अपलोड कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट है, 5वां पार्ट है। इसमें आपको 201 से लगाकर 250 तक यानी कि टोटल 50 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, जो कि ये आखिरी पार्ट है। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगे। तो सारे पार्ट आपको देखने हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप सारे पार्ट एक साथ देख सकते हैं। साथ में यदि आप सुनना पसंद करते हैं, ऑडियो सुनना पसंद करते हैं, तो आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर फॉलो कर लीजिएगा। ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखिएगा और वहाँ पर बहुत सारी ऑडियो आपको देखने को मिल जाएगी जो आप सुन सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, एक बालक कक्षा में इसलिए अनुपस्थित रहता है कि उसके माता पिता उसे गृह कार्य नहीं करने देते हैं तथा उसे अपने निजी कार्यों में लगाते हैं। इसका प्रमुख कारण माना जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका क्या प्रमुख कारण माना जाएगा। अशिक्षित समाज का होना, शिक्षा के महत्व को ना जानना, अभिभावक का अशिक्षित होना, या फिर ये सभी। यहाँ पर देखिए एक बालक है जो कि अपनी कक्षा में अनुपस्थित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके माता पिता उसे गृह कार्य नहीं करने देते हैं तथा उसे अपने निजी कार्यों में लगाते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या माना जाएगा ये आपको बताना है। यदि चारों विकल्प आप अच्छे से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपके सामने होगा अशिक्षित समाज का होना, शिक्षा के महत्व को ना जानना, साथ में अभिभावक का अशिक्षित होना। ये तीनों ही प्रमुख कारण माने जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है, एक बालक विभिन्न प्रकार के लोकगीतों को सरलता से सीख जाता है जबकि उसको कक्षा में सीखने में कठिनाई होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जो उसके लोकगीत हैं, विभिन्न प्रकार के जो लोकगीत होते हैं वो बालक आसानी से सीख लेता है, लेकिन जो कक्षा में सीखने होता है उसमें उसको कठिनाई होती है। इसका प्रमुख कारण आपको बताना है। सांस्कृतिक परंपराओं से उसे प्रेम होता है, इसलिए सभ्यता एवं संस्कृति से लगाव होता है, इसलिए दोनों, या फिर स्थान का अभाव है इसलिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उसे सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेम होगा, साथ में सभ्यता एवं संस्कृति से भी लगाव होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए एवं बी दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जलवायु एवं स्थान के आधार पर अधिगम का प्रभावित होना सम्मिलित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए जलवायु एवं स्थान के आधार पर पूछा गया है कि जो अधिगम होता है, सीखना होता है, इसका प्रभावित होना सम्मिलित किया जा सकता है मनोवैज्ञानिक कारकों में, सामाजिक कारकों में, पर्यावरणीय कारकों में, या फिर इनमें से सभी में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर जलवायु एवं स्थान के आधार पर बताना है तो राइट आंसर आपका होगा पर्यावरणीय कारकों में। यहाँ पर राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालीन ज्ञान है। यहाँ कथन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कथन दिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। किसके द्वारा दिया गया कथन है? गुट का है, केज का है, रोन का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गुट का। याद रखिएगा इनके द्वारा कहा गया है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालीन ज्ञान है। तो यहाँ कथन गुट का होगा। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। व्यवहारवाद की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अमेरिका से, भारत से, जर्मनी से, या फिर चीन से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अमेरिका से। व्यवहार की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो अमेरिका से मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद में प्रमुख समर्थक थे। यहाँ पर देखिए कौन प्रमुख समर्थक थे व्यवहारवाद में, इसके बारे में आपको बताना है। वाटसन है, फ्रोबेल है, मॉन्टेसरी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं वो वाटसन को माना जाता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, संरचनावाद के विकास में सर्वाधिक योगदान माना जाता है विलियम वुंड का, ग्रीन का, ली का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विलियम वुंड का। जो संरचनावाद के विकास में सर्वाधिक योगदान माना जाता है वो विलियम वुंड का माना जाता है। अगला प्रश्न है,
ऊंट ने सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस सन में स्थापित की थी? यहाँ पर देखिए सन बताना है। ऊंट ने सबसे पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो किस सन में स्थापित की थी? 1875 में, 1877 में, 88 में या फिर 85 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सन आपको याद रखना है, सन 1875 में ऊंट ने सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सन 1875 में स्थापित की थी। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास किस उम्र में होता है? यहाँ पर देखिए ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि पूछा किसके अनुसार गया है। तो यहाँ पर स्पीयरमैन के अनुसार पूछा गया है 4 से 5 वर्ष की उम्र में, 5 से 10 वर्ष की उम्र में, 10 से 13 वर्ष की उम्र में या फिर 14 से 16 वर्ष की उम्र में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, मनोवैज्ञानिक स्पीयर के अनुसार बालक की बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वो 14 से 16 वर्ष की उम्र में हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डी वाला। किसके अनुसार पूछा गया है? स्पीयरमैन के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर देखिए पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीवन का सबसे कठिन काल किसके द्वारा कहा गया है? किलपैट्रिक के, नन के, जरसील्ड के या फिर ड्विट के? यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर यहीं पर छुपा हुआ है, किशोर अवस्था। यहाँ पर देखिए 2 तरीके प्रश्न पूछे जाते हैं, किसके द्वारा कहा गया है और किसको कहा गया है। तो ये किशोर अवस्था को कहा गया है जीवन का सबसे कठिन काल, और किसके द्वारा कहा गया है? तो ये किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ये एक विशेषता मानी जाएगी और ये कथन माना जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों में प्रमुख विशेषता। यहाँ पर देखिए विशिष्ट बालक में आपको प्रमुख विशेषता बतानी है, कौन सी होगी? मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, प्रतिभाशाली बालक, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक या फिर मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बालक। तो यहाँ पर देखिए विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषता के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता। यहाँ पर देखिए अब आपको प्रतिभाशाली बालक की विशेषता बतानी है। तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास, उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ाते नहीं हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक के बारे में पूछा गया है, तो तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास, उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, साथ में दूसरों का सम्मान करते हैं और चिढ़ाते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर देखिए विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक आते हैं, पिछड़े, समस्यात्मक या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर विशिष्ट बालकों की श्रेणी में प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, पिछड़े बालक भी आते हैं और समस्यात्मक बालक भी आते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं? यहाँ पर देखिए शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं उनको किन श्रेणी में रखा जाता है? प्रतिभाशाली, विकलांग, समस्यात्मक या फिर पिछड़े बालक? तो यहाँ पर देखिए वो शारीरिक रूप से अक्षम है तो उन बालकों को विकलांग श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक का शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसका? यहाँ पर देखिए यह कथन के बारे में पूछा गया है, किसका है? टर्मन एवं ओडम का है, ड्वी का है, मन का है या फिर रूसो का है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये टर्मन एवं ओडम द्वारा दिया गया कथन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पिछड़ा हुआ बालक वहाँ है जो अपने विद्यालयी जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। यह कथन किसका है? माल्टन का है, स्टेपी का है, बर्ट का है या फिर वुडवर्थ का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये बर्ट के द्वारा दिया गया कथन है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है। यहाँ पर देखिए टर्मन के अनुसार आपको बताना है, प्रतिभाशाली बालक के बारे में बताना है कि जो इसकी बुद्धि लब्धि होती है वो कितने से अधिक होती है, 120, 100, 140 या फिर 90। तो यहाँ पर 140 से अधिक होती है टर्मन के अनुसार। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं। यहाँ कथन किसका है, यहाँ पर आपको बताना है। जहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका है, क्रो एवं क्रो का है, नन का है, ड्वी का है या फिर हेंगल का है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये ड्वी का कथन है कि जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो सही होगा। चोरी, झूठ व क्रोध करने वाले बालक किस प्रकार के होते हैं, कौन सी श्रेणी में आते हैं, प्रतिभाशाली में आते हैं, पिछड़ा, समस्यात्मक या फिर मंद बुद्धि। सरल सा प्रश्न, यदि आप यहाँ पर चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपका निकल के आएगा समस्यात्मक। चोरी, झूठ व क्रोध करने वाले बालक समस्यात्मक बालक होते हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 85 से कम जिस बालक की शैक्षिक लब्धि है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। यहाँ कथन किसका है, बर्ट का है, नन का है, ओडवर्थ का है या फिर गॉल्टन का है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका बर्ट होगा। जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। यह कथन बर्ट का है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है, यहाँ पर देखिए जो 85 से कम वाले जो बुद्धि होते हैं उसे यहाँ पर बताया गया है पिछड़ा बालक। ये किसके द्वारा गया है, तो ये बर्ट के द्वारा कहा गया है। और यहाँ पर जो 70 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उसे मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यहाँ किसके द्वारा कहा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ क्रो एवं क्रो के द्वारा कहा गया कथन है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसमें इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है उसको हम विकलांग या फिर शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त कह सकते हैं। यह कथन किसका है, यहाँ पर आपको बताना है। जो यह कथन है किसका है, क्रो एवं क्रो का है, हेंगल का है, बर्ट का है या फिर नन का है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यह कथन क्रो एवं क्रो का कथन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए, प्रतिभाशाली बालक, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो 80% धैर्य नहीं खोते हैं, 96% अनुशासित होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। यहाँ कथन किसका है, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका है, स्किनर का है, हेरीमेन का है, वीटी का है या फिर टर्मेन का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। यह कथन किसका होगा, वीटी का होगा। जो प्रतिभाशाली बालक है इनके अनुसार 80% धैर्य नहीं खोते हैं, 96% अनुशासित होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। किसके अनुसार, यहाँ पर यह कथन किसका है, वीटी का है। चलिए, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। यहाँ पर देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र तो आप सभी को पता होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। यहाँ पर किस प्रकार निकालेंगे, मानसिक आयु कितनी है 15 है और वास्तविक आयु कितनी है 12, और इंटू हम क्या करेंगे 100 करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर आप इसको 4 से काट सकते हैं और यहाँ पर ये कितने बार कटेगा 25 बार, और 3 से आप 15 को काट सकते हैं 5 बार, और 25 का 5 में आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 125 आएगा। तो आपका यहाँ पर बुद्धि लब्धि कितना होगा 125 होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, अधिगम के प्रकार है। यहाँ पर देखिए अधिगम के प्रकार आपको बताना है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो इसका आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। तो क्यूज के तौर पर आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। अधिगम के प्रकार आपको बताना है तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, वहीं पर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वह कौन सी विधि है, निरीक्षण विधि है, करके सीखना है, सामूहिक विधि है या फिर वाद विवाद विधि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा प्रारंभिक कक्षाओं में जो सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वह विधि करके सीखना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर दूसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है,
हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है। यदि आपने हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यदि वीडियो को देखा होगा, ये चारों पार्ट को देखा होगा, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं। यदि आपने उन वीडियो को सही से देखा होगा, अच्छे से उनको समझा होगा, तो यहाँ पर आप अच्छे से आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 27वां, 28वां, 29वां और शायद 30वां प्रश्न भी रिपीटेड है, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यह जो नियम हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित आत्मीकरण के नियम से संबंधित है। जब किसी वस्तु को देखकर या फिर स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। ये प्रश्न भी रिपीटेड है। तो मैंने आपको बताया था कि जो वस्तु को हम देखते हैं या फिर स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, धीरे धीरे, शीघ्र, अधूरा या फिर पूर्ण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यदि तत्परता से हम यदि कार्य सीखते हैं तो वो शीघ्र ही सीख लेते हैं। तो राइट आंसर आपका बी वाला होगा। अधिगम को प्रभावित करता है कक्षा का सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, आर्थिक वातावरण या फिर प्रशासनिक वातावरण। यदि आपने वीडियो को बाकी के वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर मैंने मनोवैज्ञानिक वातावरण बताया था और राइट आंसर आपका यहाँ पर भी बी वाला ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बालकों में अधिगम स्थानांतरण मंद गति से होने का कारण माना जाता है। बुद्धि लब्धि का अभाव, स्मृति का अभाव, दोनों या फिर मानवीय मूल्यों का अभाव। तो यहाँ पर देखिए, मंद बुद्धि बालकों में जो अधिगम स्थानांतरण मंद गति से होने का कारण पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा बुद्धि लब्धि का अभाव और स्मृति का अभाव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए एवं बी दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण देना चाहिए, सामूहिक देना चाहिए, पृथक रूप से, रुचि के आधार पर या फिर बुद्धि लब्धि के आधार पर। तो यहाँ पर जो अधिगम स्थानांतरण के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण देना चाहिए वो पृथक रूप से देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक को उचित स्थानांतरण के लिए सर्वप्रथम जागृत करना चाहिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान को, छात्रों के पूर्व अनुभव को, दोनों को या फिर छात्रों की स्मृति में वृद्धि करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि जो शिक्षक को उचित स्थानांतरण के लिए सर्वप्रथम जागृत करना चाहिए वो छात्रों के पूर्व ज्ञान को, साथ में छात्रों के पूर्व अनुभवों को भी जागृत करना चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए एवं बी दोनों सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऋणात्मक स्थानांतरण को रोकने का उपाय। यहाँ पर देखिए, ऋणात्मक स्थानांतरण को रोकने का उपाय पूछा गया है। भ्रमपूर्ण परिस्थितियों पर ध्यान देना, अभ्यास करना, प्रशिक्षण प्राप्त करना या फिर मानवीय मूल्यों का विकास करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए ऋणात्मक स्थानांतरण को रोकने के उपाय के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर भ्रमपूर्ण परिस्थितियों पर ध्यान देना, ये ऋणात्मक स्थानांतरण को रोकने का उपाय है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन क्या है? भाव है, संवेग है, अनुकरण है या फिर सहयोग है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि जो व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन होगा वो सहयोग होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है। यहाँ पर अधिगम या फिर जो व्यवहार का सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? कर्ट लेविन है, मैकडोगल है, फ्रायड है या फिर क्लार्क हल है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हल। याद रखिएगा, अधिगम या फिर व्यवहार सिद्धांत के जो प्रतिपादक होंगे वो क्लार्क हल होंगे। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार किसको माना जाता है? दंड व आरोप को, पुरस्कार व प्रशंसा को, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को या फिर अधिकारी बनने की इच्छा को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए अधिगम की सफलता का जो मुख्य आधार माना जाता है वो लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वहाँ मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं, समस्यात्मक होते हैं या फिर ये सभी होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो मंद बुद्धि वाले भी होते हैं, पिछड़े हुए बालक भी होते हैं, साथ में समस्यात्मक बालक भी होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ये सभी होगा। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। यहाँ पर देखिए अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्यपुस्तक या फिर सहपाठी? तो यहाँ पर जो अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है वो अभिप्रेरणा कहलाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
चलिए, समंजन की प्रक्रिया है। यहाँ पर देखिए, समंजन की प्रक्रिया आपको बताना है गतिशीलता है, स्थिर है, स्थानापन्न है या फिर मानसिक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो समंजन की प्रक्रिया होगी वो गतिशीलता होगी। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है अधिगम का मुख्य नियम। यहाँ पर देखिए, अधिगम का मुख्य नियम पूछा गया है। आत्मीकरण है, मनोवृत्ति है, तत्परता है या फिर बहुप्रतिक्रिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा तत्परता। जो अधिगम का मुख्य नियम होता है वो तत्परता होता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है सीखने का हस्तांतरण तब संभव होता है जब एक कार्य का सीखना अथवा निष्पादन दूसरे कार्य के सीखने अथवा निष्पादन में लाभ या हानि पहुंचाता है। यहाँ कथन किसका, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका है, ये आपको बताना है। डिच का है, क्रो एंड क्रो का है, स्किनर का है या फिर ग्रीन का है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये डिच के द्वारा दिया गया कथन है। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है स्थानांतरण के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक है स्थानीय अधिगम है, रुचि है, अभिवृत्ति है या फिर अवधान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो स्थानांतरण के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक होगा वो स्थायी अधिगम होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है अधिगम स्थानांतरण के लिए अधिगमकर्ता में योग्यता होनी चाहिए, कौशलात्मक होनी चाहिए, वर्णनात्मक होनी चाहिए, संज्ञानात्मक होनी चाहिए या फिर सही स्थिति चयन की होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो अधिगम स्थानांतरण के लिए अधिगमकर्ता में योग्यता होनी चाहिए वो सही स्थिति चयन की होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है स्कूटर चलाने में साइकिल चलाने का पूर्व ज्ञान सहायक सिद्ध होता है। यहाँ उदाहरण है धनात्मक स्थानांतरण का है, ऋणात्मक स्थानांतरण का है, शून्य स्थानांतरण का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा देखिए स्कूटर चलाने में साइकिल चलाने का जो पूर्व ज्ञान है वो सहायक सिद्ध होता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण होगा ये धनात्मक स्थानांतरण का होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए, एक छात्र हिंदी के 6 और शब्दों के 7 के अंक को अंग्रेजी के 6 के अंक के मध्य भ्रमित हो जाता है। यहाँ पर देखिए अंकों और शब्दों में जो छात्र हैं या फिर जो बच्चा है वो भ्रमित हो रहा है और गणित विषय में अपने जो जोड़ एवं घटाव के सवाल है उनको गलत कर देता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ किस प्रकार का स्थानांतरण है। तो साधारण सी बात है वो गलत कर रहा है तो ये ऋणात्मक स्थानांतरण ही होगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए, पूर्व ज्ञान का प्रयोग जब किसी अधिगम प्रक्रिया में सहायता या बाधा उत्पन्न नहीं करता है तब माना जाता है। धनात्मक माना जाता है, ऋणात्मक, शून्य या फिर ये सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा देखिए यहाँ पर पूर्व ज्ञान का प्रयोग जब किसी अधिगम प्रक्रिया में सहायता या फिर बाधा उत्पन्न नहीं करता है तब यहाँ पर जो स्थानांतरण माना जाएगा वो शून्य स्थानांतरण माना जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरण में सहायक तत्व होते हैं प्राप्त विचार, अनुभव, निपुणता या फिर ये सभी। तो यहाँ पर देखिए जो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरण में सहायक तत्व होते हैं वो प्राप्त विचार भी होते हैं, अनुभव भी होते हैं, साथ में निपुणता भी होती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत या फिर ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए एवं बी दोनों, यानी कि मानसिक शक्तियों का सिद्धांत और औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए एवं बी दोनों होगा। चलिए, अंतिम प्रश्न है स्थानांतरण के समरूप तत्वों के सिद्धांत के प्रणेता है ग्रीन है, थॉर्नडाइक है, CH जड़ है या फिर स्किनर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 250 प्रश्न आपको अधिगम से संबंधित मिलेंगे जो कि यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा थॉर्नडाइक। स्थानांतरण के समरूप तत्वों के सिद्धांत के जो प्रणेता होंगे वो थॉर्नडाइक होंगे। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो यहीं पर आज के जो 50 प्रश्न थे कह सकते हैं कि जो 250 प्रश्न की सीरीज थी सीखने की या फिर अधिगम की वो यहीं पर समाप्त होती हैं। तो आपके जो चारों पार्ट है वो आपको कैसे लगे आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो चारों को आपको शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।